तो सम नंबर 12 में दिया हुआ है कैलकुलेट द, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं एफएम का, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड द डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। तो तीन फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म ए, फॉर्म बी एंड फॉर्म सी। हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि तीनों अलग अलग सम्स है। आउटपुट इन यूनिट्स दिया हुआ है, ए का 60,000, बी का 15,000 और सी का 1,00,000। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 7,000, 14,000, 1,500। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 20 पैसा, 1.5 रुपया और 0.02। ठीक है, 0.02 दिया वेरिएबल कॉस्ट। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया हुआ है 4,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। 4,000, 8,000 और नील। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 60 पैसा, 5 रुपया और 10 पैसा। स्टार्ट करते सम, सबसे पहले हम लोग तीनों का इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। तो ये है सम नंबर 12। इनकम स्टेटमेंट। कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे पर्टिकुलर्स, राइट हैंड साइड में एक ए का कॉलम, एक बी का कॉलम और एक सी का कॉलम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे सेल्स। तो देखो, फॉर्म ए के लिए सेल्स कितना, फॉर्म बी के लिए सेल्स कितना और फॉर्म सी के लिए सेल्स कितना। तो सेल्स हम लोग निकालेंगे 60,000 यूनिट्स, फॉर्म ए के लिए 60,000 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 60 पैसा, मतलब 0.6, जो कि हो जाएगा 36,000। फॉर्म ए का सेल्स हो जाएगा 36,000। फॉर्म बी के रेस्पेक्ट में देखो 15,000 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 5 रुपया। तो फॉर्म बी के लिए सेल्स हो जाएगा 75,000। फॉर्म बी के लिए सेल्स हो जाएगा 75,000। फॉर्म सी के लिए देखो 1,00,000 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10 पैसा। तो फॉर्म सी के लिए सेल्स हो जाएगा 10,000। तो ये हम लोगों ने सेल्स इन रुपीज निकाल दिया। अब सेल्स निकालने के बाद सेल्स से हम लोग क्या लेस कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स से हम लोग लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट देखो कैसा निकलेगा, यहीं पे लिख देते हैं यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो देखो कंपनी ए का यूनिट्स कितना है, फॉर्म ए का यूनिट्स कितना है 60,000 यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20 पैसा। तो 60,000 इंटू 20 पैसा करने पे आता है 12,000। फॉर्म बी का यूनिट्स देख लो कितना दिया हुआ है 15,000 और 1.5 रुपये से मल्टीप्लाई करने पे आता है 18,000। फॉर्म सी का यूनिट्स दिया हुआ है 1,00,000 और 2 पैसा से मल्टीप्लाई करने पे आता है 2,000। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पे क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 24,075 में 18 चला गया तो 53, नहीं 57, 57,000 एंड 10 माइनस 2 इज 8,000। तो कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हम लोग को दिख रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग दिया हुआ है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों अलग अलग बिजनेस है। फॉर्म ए अलग है, फॉर्म बी अलग है एंड फॉर्म सी अलग है। तो लिख देंगे लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। तो कंट्रीब्यूशन से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट जो कि है 7,000
14,000 और 1,500। तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस करने पे आ जाता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज ईबीआईटी। तो 24,000 में से अगर 7,000 लेस कर दिए तो ये आ रहा है 17,000। 57,000 से 14,000 लेस कर दिए तो ये आ जाएगा 43,000। और 8,000 में से 1,500 लेस करने पे आ जाएगा 6,500। तो ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस कर दिए तो ये आ गया ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इससे हम लोग लेस कर देंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि दिख रहा है 4,000, 8,000 और नील। तो 17,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 13,000। 43 माइनस 8 कर देंगे तो आ जाएगा 35,000। और ये 6,500 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का अर्निंग्स बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में हम लोग को इतना ही डेटा दिया हुआ था तो यहीं पे हमारा इनकम स्टेटमेंट रुक जाएगा। इनकम स्टेटमेंट खत्म। अब फॉर्मूला पुट करके तीनों का आंसर निकाल देंगे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, जिसका दूसरा नाम होता है डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। तो लिख देंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इसका फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, तो ये रहा कंट्रीब्यूशन 24,000 और ये रहा ईबीआईटी 17,000। तो 24,000 डिवाइडेड बाई 17,000 फॉर्म ए के लिए कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी 24,000 डिवाइड बाई 17,000 कितना? 1.41। फॉर्म बी के लिए 57,000 डिवाइड बाई 43,000। 57 बाई 43 सीधा करो, 50 1.325। ठीक है, 57 बाई 43 1.325 है, तो 1.33 कर दो। ठीक है, बुक में कुछ मिसप्रिंटिंग होगा, उन्होंने 1.36 लिया है। अच्छा, उसके बाद सी का निकालो, 8,000 बाई 6,500। 1.23। ये हम लोग का ठीक है ना? 75,000 माइनस 18,000 ठीक है। तो यूनिट्स था 15,000, 15,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट था 1.5 रुपया। ये गलत नहीं है ना? ये वाला गलत लग रहा है क्या? 15,000 इंटू 1.5 रुपया कितना होता है? ये हम शायद गलत लिख दिए है। कितना हुआ? 15,000 यूनिट्स था, ये 22,500 का। करेक्शन कर लेना, ये गलत हो गया था, करेक्शन कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो 75,000 में से 22,500 माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज कर लो, कितना आएगा? कितना आ रहा है? 75 माइनस 22, 52,500। 52,500 में से 14,000 माइनस कर दो, 38,500। अब इसको निकालो एक बार, देखो अब मैच हो जाना चाहिए। हाँ, ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,500। तो एक कैलकुलेशन मिस्टेक से सारा रॉन्ग हो गया था। कितना आ रहा है ये वाला? 1.52,500 डिवाइड बाई 38,500।
52,500 कंट्रीब्यूशन फॉर्म बी का डिवाइड बाय ईबीआईटी उसका 38,500 1.36। अब एग्जैक्ट आ रहा है बुक के साथ 1.36। उसके बाद निकाल देंगे डिग्री ऑफ फिनेंशियल लेवरेज। जिसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो ईबीआईटी कितना 17,000, ईबीटी कितना 13,000। तो 17,000 बाई 13,000 1.30 के बाद, इसलिए उन्होंने 1.31 कर दिया है क्योंकि वो 1.30 के बाद 7 है, तो 0 के बाद 7 है इसलिए 0 को 1 कर दिए 1.31। 1.30 भी लेते तो भी चलता 1.31। उसके बाद ये निकालो 38,500 ईबीआईटी 38,500 डिवाइड बाय ईबीटी 30,500 1.262। बुक का आंसर में 1.26। उसके बाद थर्ड वाला निकालो 6,500 ईबीआईटी तो एक ही आएगा 1.00। तो ये हो गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब हम लोग इसके नीचे निकाल देंगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज याद रखेंगे जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी या फिर डीओएल और डीएफएल का आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो इसके नीचे लिख देंगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज जिसका फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी करके ए का कितना आ रहा है 1.85, बी का 1.72, सी दैट्स इट। ऐसा करने से हम लोग का सम नंबर 12 हो गया कंप्लीट। हम लोग सब ये वाला ही कर रहे हैं। देखो सम नंबर 13, देखो सम नंबर 13 एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। इंटरप्रिटेशन में देखो थ्योरी से हम लोग को बुक से पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखो इंटरप्रिटेशन बुक में क्या लिखा हुआ है, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज कंबाइंड विद हाई फाइनेंशियल लेवरेज विल कंस्टिट्यूट रिस्की सिचुएशन। मतलब अगर ओएल भी हाई है और एफएल भी हाई है, अब कैसे हाई और लो कंपेयर करेंगे, जिस कंपनी वाइज कंपनी, कंपनी ए का देखो, कंपनी बी का देखो, जिसका हाइयर ओएल है उसका सिचुएशन रिस्की है, और कंपेरेटिव रिस्क जिसका ओएल कम है उसका सिचुएशन में रिस्क इन्वॉल्वमेंट भी कम है। तो ये तुमको इंटरप्रिटेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जब बुक से थ्योरी पढ़ेंगे ना, जो हमारा जो बुक रहेगा उससे जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें सब कवर हो जाएगा। अभी सम नंबर 13 में आ जाते हैं। एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्यू बीकॉम ऑनर्स एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हुए हैं, तुम लोग देखते ही बोलोगे कि हाँ ये वाला खो चुका है। अब फर्म है सेल्स ऑफ 5 लाख रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 3.5 लाख रुपया, तो कंट्रीब्यूशन कितना, सेल्स 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 3.5 लाख, 1,50,000 कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट 1 लाख, तो ईबीआईटी कितना 50,000। डेट मतलब होता है डिबेंचर, उधारी। 2.5 लाख का डेट है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इंटरेस्ट कितना 25,000। पूछ रहा है व्हाट इज कंबाइंड लेवरेज, ये डेटा से हमको पहले कंबाइंड लेवरेज निकालना है। नेक्स्ट पूछ रहा है इफ द फर्म वांट्स टू डबल अप इट्स ईबीआईटी हाउ मच ऑफ अ राइज इन सेल्स वुड बी नीडेड ऑन अ परसेंटेज बेसिस। ठीक है, हाउ मच ऑफ अ राइज ऑन सेल्स वुड बी नीडेड ऑन परसेंटेज बेसिस। तो हम लोग एक एक करके इसका आंसर निकाल देते हैं। फटाफट पहले इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं। सर आशीष का पढ़ने का मन नहीं कर रहा। पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम, हाँ
सेल्स कितना 5 लाख, सेल्स 5 लाख, उससे लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट 3.5 लाख। सेल्स 5 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट 3,50,000। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पे आ जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन से हम लोग लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 1 लाख। तो ये जो 50,000 आया इसके सामने लिख देंगे ये है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अगर एग्जाम में कोई पीबीआईटी लिखता है तो मार्क्स कट जाएगा, बिकॉज एफएम में हम लोग अर्निंग्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, ज्यादा फोकस अर्निंग्स के ऊपर होता है, इसलिए ईबीआईटी लिखना है, पीबीआईटी नहीं लिखना है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उससे हम लोग लेस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन डेट। डेट का मतलब उधारी, सबको इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, डेट फाइनेंसिंग, है ना। इंटरेस्ट ऑन डेट, तो 2.5 लाख के ऊपर 10%, 25,000। तो ये जो फाइनली 25,000 आ रहा है ये हो जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ब्रैकेट में लिख देंगे ईबीटी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज निकालने बोल रहे हैं, तो निकाल देंगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, दैट इज डीसीएल, जिसका दूसरा नाम होता है डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, तो कंट्रीब्यूशन कितना 1.5 लाख, और ईबीटी कितना 25,000, तो ये आ जाएगा 6। अब देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, लास्ट क्लास हम लोग जो रिलेशन वाला सम सीखे थे, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है इफ द फर्म वांट्स टू डबल अप इट्स ईबीआईटी, फर्म चाहता है कि उसका ईबीआईटी डबल हो जाए। तो अगर कोई भी चीज डबल हो जाता है तो उसमें परसेंटेज चेंज कितना होता है 100%। सोचो तुम्हारा मार्क्स सेमेस्टर 4 से सेमेस्टर 5 में डबल हो गया, ठीक है, मतलब तुमको डेफिनेटली सेमेस्टर 4 में 50 से कम मिला था, तभी तो डबल होगा, है ना। बहुत ज्यादा होगा तो सेमेस्टर 5 में तुमको 50 मिला होगा, डबल होगा तो 100 होगा। तो सोचो तुम्हारा मार्क्स सेमेस्टर 5 में अगर डबल हो गया, पहले तुमको मिला था 48, अब तुमको मिल गया 96, तो 48 से 96 हो गया, डबल हो गया। तो चेंज कितना से हुआ, नहीं, अमाउंट 48, दैट इज फिगर 48। तो पहले भी 48 था, चेंज भी 48, और परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज बाय बेस इनटू 100। जितना से चेंज हुआ वो अमाउंट लेते हैं, डिवाइड बाय बेस इनटू 100, और बेस पहले कितना था 48 था, चेंज भी 48, तो 48 बाई 48 इंटू 100 दैट इज 100%। तो कोई भी चीज अगर डबल हो जाता है तो परसेंटेज चेंज होता है 100%। पूछ रहा है हाउ मच ऑफ अ राइज इन सेल्स, तो हाईलाइट कर लो वर्ड, रिलेशन किसका बन रहा है, ईबीआईटी अगर डबल हो जाएगा तो पूछ रहा है सेल्स कितना से बढ़ेगा। तो देखो रिलेशन वाला पॉइंट जो हम लोग लास्ट क्लास लिखे थे कॉपी में, सेल्स ईबीआईटी, तो किसका फॉर्मूला चाहिए, सेल्स ईबीआईटी में किसका फॉर्मूला चाहिए, कॉपी बताएगा, चेक करो।
सेल्स ईबीआईटी किसका फॉर्मूला चाहिए? ओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सेल्स ईबीआईटी में हम लोग को किसका फॉर्मूला चाहिए? ओएल का फॉर्मूला लगेगा, है ना। जब सेल्स ईबीआईटी होगा तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो पहले हम लोग को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हो जाता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन कितना? ईबीआईटी तो डीओएल आ रहा है 3। तो रिलेशन के हिसाब से हम लोगों ने ये सॉल्व किया है और अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच ऑफ अ राइज इन सेल्स वुड बी नीडेड इफ ईबीआईटी इज डबल्ड अप। तो लिखेंगे सिंस ईबीआईटी इज डबल्ड, that is percentage change in EBIT is 100%। क्योंकि EBIT डबल हो गया इसलिए परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना मान के चलेंगे? 100%। Therefore degree of operating leverage is equals to percentage change in EBIT whole divided by percentage change in sales। तो DOL LHS में लिख देंगे और 3 is equals to percentage change in EBIT 100 divided by percentage change in sales। तो 100 by 3, ठीक है। तो 100 by 3 करने पे 33.33 आता है। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स हो जाएगा 33.33% रेकरिंग में। इतना ही पूछा था क्वेश्चन, तो बस सॉल्व कर दिए। हम लोग प्रीवियस क्लास में सीखा था अगर न्यू सेल्स भी निकालना पड़े तो कैसे निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछे तो वो सम्स को फॉलो करके न्यू सेल्स भी निकाल लेना। नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 14। कहने को सिर्फ एक लाइन का सम्स है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट सेल्स। डीओएल दिया है 2, अच्छा 2 मतलब 2:1 होता है, 2 मतलब 2/1। डीएफएल दिया है 3 मतलब 3:1। आगे चल के इस टू फॉर्म में भी दिया रहेगा ये सम्स। इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया 3 लाख एंड कंट्रीब्यूशन बोल रहा है 40% ऑफ सेल्स। एक बात बताओ, अगर कंट्रीब्यूशन सेल्स का 40% है तो रिमेनिंग 60% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। स्टार्ट करते सम। ऐसा टाइप का जब सम्स आएगा, आगे भी आएगा हम लोग का एग्जाम में, मतलब चैप्टर में, जिसको हम लोग होमवर्क में ले लेंगे। तो एग्जाम 2007 का क्वेश्चन, तो जब भी ऐसा सम्स आएगा हमेशा डीएफएल से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है। तो हम लोग शुरू करेंगे डीएफएल के साथ। डीएफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाई ईबीटी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे और डीएफएल जो कि दिया हुआ है 3 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो इक्वेशन बना लिया हमने। देखो ईबीटी क्या होता है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ही तो होता है। तो उसको तोड़ दिए, ईबीआईटी होल डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अब यहां से ईबीआईटी निकालेंगे सॉल्व करके, और 3 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है 3 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 ईबीआईटी माइनस 9 लाख इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। ये ईबीआईटी को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 ईबीआईटी, बीच में साइन माइनस, 3 लाख इंटू 3 9 लाख।
इज इक्वल टू ईबीआईटी, सारा ईबीआईटी इसको एक तरफ ले लो, 3 ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी, ये ईबीआईटी इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 लाख उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया, और 2 ईबीआईटी इज इक्वल टू 9 लाख, और ईबीआईटी इज इक्वल टू 9 लाख डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4,50,000। तो ऐसा करने से हम लोगों ने ईबीआईटी निकाल लिया। तो जब भी ऐसा सम्स रहेगा पहले डीएफएल को तोड़ेंगे, और डीएफएल को तोड़ के पहले सबसे पहला काम करेंगे ईबीआईटी निकाल लेंगे, जब भी ऐसा सम्स रहे। अब डीएफएल के बाद किसको तोड़ेंगे, डीओएल। देखो डीओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, तो हम लोग को डीओएल पता है, हम लोग को ईबीआईटी पता है, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। हम लोग को डीओएल पता है, हम लोग को ईबीआईटी पता है, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो इसी के नीचे लिखेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना दिया हुआ है, 2। ईबीआईटी हम लोग निकाल लिए थे 4,50,000, तो यहां से निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन 9 लाख। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 9 लाख, 9 लाख का हो गया कंट्रीब्यूशन। अब देखो क्वेश्चन में एक बात लिखा हुआ था कि कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स, और हमको निकालना क्या था, कंप्यूट सेल्स, सेल्स निकालना है। तो लिखो लेट द सेल्स बी 100, सेल्स निकालना है तो सेल्स को 100 मान लो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सिंस कंट्रीब्यूशन is 40% of sales is equals to 40% of 100, क्योंकि हमने सेल्स को कितना मान लिया, 100 is equals to 40। Therefore सेल्स, अब सेल्स का अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो कंट्रीब्यूशन हमको पता है 9 लाख है, और ये जो 9 लाख है वो 40% के बराबर है। तो 9 लाख को जब 40 से डिवाइड करेंगे ना तो 1% का वैल्यू आएगा, इंटू 100 कर देंगे तो सेल्स का वैल्यू आ जाएगा 22,50,000। और ऐसा करने पे हो गया हमारा सम्स कंप्लीट। सम नंबर 15 देखो, एग्जाम 2010 का क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन, the following information has been taken from the income statement of X Limited। देखो यहाँ पे एक दिख रहा है फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसके ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो एग्जांपल्स रेंट, सैलरी, डेप्रीशिएशन एक्सेट्रा, ये सब फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। फिर लिखा है फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, जिसके तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो इंटरेस्ट, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस के ब्रैकेट में लिख लो इंटरेस्ट। ये फाइनेंशियल चार्जेस हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग का फेवरेट चैप्टर था कंपनी फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंस कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आता था। तो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब होता है इंटरेस्ट। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है अर्निंग्स बिफोर टैक्स। हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 10%। तो रिलेशन मिलाओ, किसका बात कर रहा है, ईपीएस और सेल्स, सेल्स ईपीएस। रिलेशन चेक करो, किसका फॉर्मूला लगेगा, डीसीएल। रिलेशन चेक करो, किसका फॉर्मूला लगेगा, डीसीएल। मतलब पहले हमको डीसीएल निकालना पड़ेगा, और डीसीएल निकालने के लिए मसाला में 2 चीज चाहिए, कंट्रीब्यूशन और ईबीटी। तो ईबीटी तो दिख रहा है, ईबीटी तो दिख रहा है, बट कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं। लिखो, देखो यहाँ पे हम लोग बैक कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम ईबीटी में इंटरेस्ट ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा,
ईबीआईटी, और ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट ऐड कर दे तो कंट्रीब्यूशन। तो पहले लिखो ईबीआईटी, ईबीआईटी इज इक्वल्स टू ईबीटी प्लस इंटरेस्ट, बैक कैलकुलेशन। तो ईबीटी कितना है, ईबीटी है 600, इंटरेस्ट कितना है, नहीं ईबीटी है 400, इंटरेस्ट है 600, तो ईबीआईटी हो जाएगा 1000, ठीक है, ₹1000। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकाल देंगे, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। नहीं, इसका ही तो मैथ्स जैसा है ना, कल इक्वेशन पुट करना है। एफएम 60% 70% कॉस्टिंग से तुमको इसमें सब सिमिलर दिखेगा। तो कॉस्टिंग में जैसे हम लोग सम्स करते थे, जनरली कॉस्टिंग का सम्स का जनरली कोई फॉर्मेट नहीं होता। तो ईबीआईटी 1000 और फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1200, तो कुल मिला के कंट्रीब्यूशन 2200। अब कंट्रीब्यूशन पता चल गया और ईबीटी तो पता ही है, तो अब डीसीएल निकाल लो, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। क्वेश्चन ये आता है कि डीसीएल क्यों निकालेंगे, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग, रिलेशन बोल रहा है सेल्स और ईपीएस, तो सेल्स और ईपीएस में हम लोग को डीसीएल चाहिए, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। तो कंट्रीब्यूशन है 2200, ईबीटी है 400, तो यह आएगा 5.5, यह आ गया डीसीएल, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%, तो लिखेंगे सिंस परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज 10%, since percentage change in sales is 10%, next line यहां से लिख दे रहे हैं, DCL is equals to percentage change in EPS divided by percentage change in sales। तो DCL को हम लोग LHS में लिख देंगे 5.5 और 5.5, परसेंटेज चेंज इन सेल्स क्वेश्चन बता दिया है 10, तो यहां से निकाल लेंगे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 55%। अब क्योंकि सेल्स बढ़ा है तो ईपीएस भी बढ़ा ही होगा, इंक्रीज हुआ होगा, सेल्स के बढ़ने से अर्निंग्स बढ़ता है, डायरेक्ट रिलेशन। तो ये कैसा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 55%। सम्स कंप्लीट। अर्निंग्स पर शेयर स्टार्ट करते हैं, सम नंबर 16, एग्जाम 2010 का क्वेश्चन। सम नंबर 16 में हम लोग को याद करना है सेमेस्टर 4 में पढ़ा हुआ मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर, उसमें हम लोग सीखे थे ना बीईपी, लास्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, देखो ब्रेक इवन पॉइंट का, एक होता है बीईपी इन यूनिट्स, एक होता है बीईपी इन सेल्स। बोल रहा है अब मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी कौन होता है, जो बहुत सारा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जैसे अमूल मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, चॉकलेट बनाता है, घी बनाता है, बटर बनाता है। A multi-product company has the following cost and output data for the year 2020-21। प्रोडक्ट में XYZ दिया हुआ है और सेल्स मिक्स दिया हुआ है, तो हम लोग कॉम्बो सेल्स मिक्स का सम्स भी किया मार्जिनल कॉस्टिंग में। क्या होता है सेल्स मिक्स, तो देखो कैडबरी सेलिब्रेशन का पैकेट आता है, तो उसमें एक पीस डेयरी मिल्क होता है ना, एक छोटा सा जेम्स का पैकेट होता है, एक 5 स्टार होता है, एक फ्रूट एंड नट भी रहता है शायद कैडबरी सेलिब्रेशन में। तो इसको बोलते हैं कॉम्बो सेल्स, मतलब हम क्या चीजों को मिला के बेचें जिससे मेरा सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्बो सेल्स।
तो सेल्स मिक्स में एक्स वाई जेड का एलिमेंट कितना है, हम लोग 40% एक्स डालते हैं बॉक्स में, 35% वाई रहता है और 25% जेड रहता है। यूनिट सेलिंग प्राइस मतलब एक पीस का सेलिंग प्राइस कितना है, अगर एक्स को बेचा जाए अकेले अकेले में बेचा जाए, मतलब कॉम्बो में ना बेचा जाए, तो 20 रुपया पर यूनिट। वाई का सेलिंग प्राइस है 25 रुपया, जेड का 30 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्स का 10 रुपया, वाई का 15 रुपया, जेड का 18 रुपया। तो हम लोग इंडिविजुअली एक्स वाई जेड का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं और सेल्स पर यूनिट भी पता है। तो इंडिविजुअली एक्स वाई जेड का पीवी रेशियो आ जाएगा। देखो x का पीवी रेशियो निकालेंगे अलग से, y का पीवी रेशियो निकालेंगे अलग से, z का पीवी रेशियो निकालेंगे अलग से, ठीक है। उसके बाद हमको देखो फिक्स कॉस्ट ओवरऑल बेसिस पे दिया, पूरा कंपनी का दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज नहीं होता है, फिक्स कॉस्ट होता है ओवरऑल बेसिस पे, कंपनी के बेसिस पे। और पूरा कंपनी का टोटल सेल्स भी दिया है। क्या निकालना है हम लोग को, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो चेक करो कॉपी, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट तो दिया ही हुआ है, मेन टारगेट है पीवी रेशियो निकालना। तो स्टार्ट करते सम, हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स, बीईपी सेल्स। computation of break even point of sales, that is BEP in sales। तो यहां लिख देंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहां पे लिख देंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर में एक्स वाई जेड एंड अलग से एक टोटल। पर्टिकुलर में सबसे पहले लिख देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ब्रैकेट में इन रुपीस पर यूनिट। तो क्वेश्चन देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है, 20 रुपया, 25 रुपया और 30 रुपया। यहां पे हम लोग कंपनी का एक्स के रिस्पेक्ट में टोटल सेल्स नहीं निकाल सकते, क्यों, कितना पीस एक्स बेच रहे हैं ये बताया नहीं है, ठीक है। परसेंटेज में नहीं निकालेंगे। यहाँ पे जो कॉम्बो सेल्स है, जो पूरा पैकेट है 100% का जो पूरा पैकेट है, उसमें 40% एक्स डालते हैं हम लोग, 35% वाई डालते हैं और 25% जेड डाल के बेचते हैं, मिक्स करके बेचते हैं। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में, उससे हम लोग लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया है, 10 रुपया, 15 रुपया और 18 रुपया। 10 रुपया, 15 रुपया और 18 रुपया। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से देखो, अभी टोटल में कुछ मत लिखना, ऐसा मत करना कि टोटल में 20, 25, 45 और 30, 75 लिख दिए, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ, एक डाउट जो स्टूडेंट का मन में रहता है कि इतना सब याद कैसे रखेंगे, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सब अपने आप दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। और सोचेंगे एग्जाम का 2 दिन पहले करके जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर कंफ्यूजन होगा, सब एक ही जैसा दिखेगा। 20 माइनस 10 ये आ जाएगा 10 रुपया, 25 माइनस 15 10 रुपया, 30 माइनस 18 12 रुपया। तो ये हम लोग को निकल गया इंडिविजुअली, हम लोग को पता चल गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पे निकाल देंगे पीवी रेशियो, ब्रैकेट में लिख देंगे परसेंटेज। कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। याद रखेंगे पीवी रेशियो हम लोग टोटल के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं और पर यूनिट के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पर यूनिट दिया हुआ है तो पर यूनिट के बेसिस पे निकाल देते हैं। तो देखो x का पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, 10 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन है, 20 रुपया सेलिंग प्राइस है, मतलब 10/20 इंटू 100 जो कि होगा 50%।
तो खाली 50 लिखेंगे, यहाँ परसेंटेज का साइन दे चुके हैं। इसका निकालेंगे तो 10/25 इंटू 100 जो कि होगा 40%, और इसका भी 40%। तो ये हम लोगों ने इंडिविजुअल पीवी रेशियो एक्स वाई जेड का निकाल दिया। अब इसका नाम दे देंगे ए, बी में लिखो वेट्स। वेट्स का मतलब कि जो कॉम्बो है, पूरा प्रोडक्ट है, उसमें कितना एलिमेंट एक्स डालते हैं, कितना एलिमेंट वाई डालते हैं और कितना एलिमेंट जेड डालते हैं। जैसे हमने तुमको सेलिब्रेशन का एग्जांपल दिया, कैडबरी सेलिब्रेशन का, तो उसमें मान लो एक पैकेट जेम्स होता है ना, 2 पैकेट जेम्स होता है। देखो वो उसको 2 पैकेट डाल, सस्ता है ना, उसको 2 पैकेट डाल देता है ताकि बड़ा सा हो जाए। जो महंगा हो जाए, जो महंगा वाला कैडबरी होगा 40 वाला, उसको 1 पैकेट देता है ना, 40 वाला को 2 नहीं देता है, उसको 1 देता है। फिर 1 5 स्टार दे देता है जो कोई नहीं खाता है ना, तो 5 स्टार गंदा सा दे देगा जो कोई नहीं खाता है। वो हम लोग घर में उस बच्चे को दे देते हैं जो जिसको टेस्ट नहीं पता। 5 स्टार जनरली हम लोग उस बच्चे को देते हैं जिसको टेस्ट का आइडिया नहीं है, वो लेके घूमता रहेगा, ठीक है, और इधर उधर गिराता रहेगा। मतलब वो काइंड ऑफ वेस्टेज वाला प्रोडक्ट है 5 स्टार। अच्छा, बड़ा छोटा का बात छोड़ दो, अब याद ध्यान दो। अच्छा, और क्या दिए हुए है, और क्या रहता है इसमें बताओ? फ्रूट एंड नट भी कभी रहता है क्या? अच्छा वाला नहीं देगा ना उसमें, अच्छा वाला चीज तो नहीं देगा उसमें। तो हम लोग देखते हैं ये कैडबरी सेलिब्रेशन का पैक है, मतलब ये कॉम्बो सेल्स है, यहाँ ध्यान दो, कॉम्बो सेल्स, मिक्स सेल्स मिक्स। तो उसमें कितना एलिमेंट हम लोग जेम्स का डाल रहे हैं? 2 यूनिट। वैसे करके इस कॉम्बो में क्वेश्चन में देखो हम लोग एक्स का कितना एलिमेंट डालते हैं? 40%। मान लो 10 पीस सामान है तो 40 पीस मतलब 4 पीस एक्स होगा, ऐसा वाला बात है। अब तुम बोलोगे 3.5 पीस कैसे होगा? मतलब वो परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो 40% दिया है, 35% दिया है और 25% दिया है। तो हम लोग वेट्स को भी ऐसे ही लिखेंगे 40, 35 एंड 25, ठीक है। अब देखो क्या करना है, पॉइंट नंबर सी में निकाल देंगे वेटेड पीवी रेशियो, जो कि निकलेगा ए इंटू बी। अब ये वेटेड पीवी रेशियो क्या होता है? ये वेटेड पीवी रेशियो क्या होता है? जब हम लोग पीवी रेशियो को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है वेटेड पीवी रेशियो। मतलब 50 का 40% करेंगे तो आएगा 20, 40 का 35% करेंगे तो आएगा 14, और 40 का 25% करेंगे तो आएगा 10, ठीक है। कैसे निकाले, एक तो दिखा दे रहे हैं, 50 का 40%। अब क्या करना, देखो ये टोटल कॉलम बना रखे थे, इसमें कुछ कर ही नहीं रहे, इसका कुछ कर देते हैं। 20 + 14 + 10 दैट इज 44। मतलब कंपनी का ओवरऑल पीवी रेशियो कितना आ रहा है? 44%। कंपनी का ओवरऑल पीवी रेशियो कितना आ रहा है? 44%। कंपनी तो एक प्रोडक्ट खाली नहीं बेच रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट मिला के बेच रहा है, इसलिए सबका प्रोडक्ट्स का जो वेट है, देखो जिसका वेट ज्यादा उसका पीवी रेशियो भी ज्यादा ही है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो ये उसको बोलते हैं वेटेड पीवी रेशियो 44%। बस ये स्टेटमेंट खत्म। अब इसके नीचे हम लोग आंसर निकाल देंगे, बिकॉज हम लोग को फिक्स कॉस्ट पता ही है। निकाल दो आंसर, बीईपी ब्रैकेट में इन सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो ब्रैकेट में परसेंटेज। तो फिक्स कॉस्ट देखो कितना दिया हुआ है, कितना है फिक्स कॉस्ट? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 44%। जरूर दबाना है, परसेंट का साइन नहीं दबाया तो आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो 1,50,000 डिवाइड बाई 44% कितना आ रहा है? चेक कर लो, 3,40,909 आ रहा है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, 3,40,909। ये हो जाएगा आंसर, सम नंबर 16। सम नंबर 17 करने से पहले एक फॉर्मूला लिख लो कॉपी में। फॉर्मूला लिखो, एमपीएस इज इक्वल्स टू ईपीएस
इनटू पीई रेशियो, ये फॉर्मूला लिख लो कॉपी में, बॉक्स कर लेना। एमपीएस स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस पर शेयर, ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स पर शेयर एंड पीई रेशियो स्टैंड्स फॉर प्राइस बाय अर्निंग। P by E, market price per share, earnings per share and PE stands for price by earning, PE ratio। तो तुम अगर लैंग्वेज को समझो, जब हम बोलते हैं प्राइस बाय अर्निंग, तो अगर ये ईपीएस इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा, एमपीएस बाई ईपीएस। तो ऊपर में क्या प्राइस ही तो है और नीचे में क्या अर्निंग्स ही तो है। तो पीई रेशियो को ऐसे याद रखना, P स्लैश ई, दैट इज P बाई ई, मतलब प्राइस बाई अर्निंग। प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, अर्निंग मतलब अर्निंग्स पर शेयर। तो फॉर्मूला याद रहेगा, दिमाग में ऐसे बैठाओ, पीई रेशियो मतलब P ऊपर और E नीचे। तो P मतलब मार्केट प्राइस, E मतलब अर्निंग्स पर शेयर। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि एमपीएस बाई ईपीएस इज इक्वल्स टू पी रेशियो, है ना। तो फॉर्मूला अपने आप याद रह जाएगा। तो एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू पी रेशियो। अब सम नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है। सम नंबर 17 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल प्लान्स वुड यू रेकमेंड एंड व्हाई। ठीक है, किसको हम रेकमेंड करेंगे और क्यों। इक्विटी प्लान, इक्विटी प्लान में अगर हम पैसा लगाते हैं तो देखो अर्निंग्स पर शेयर कितना होगा, 9.5 रुपया। मतलब जितना शेयर हम खरीदेंगे 9.5 रुपया करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा अर्निंग्स आ जाएगा। और इसमें मेरा पीई रेशियो कितना है, 20। इसमें मेरा पीई रेशियो कितना है, 20। क्लियर। तो अगर इसका हमको एमपीएस निकालना पड़ता तो जल्दी से बता दो कैसे निकालते, मल्टीप्लाई कर देते, जो कि होता 195, है ना। अगर हमको सेकंड सिचुएशन का एमपीएस निकालना पड़ता तो 8 इंटू 17 कर देते, है कि नहीं। अर्निंग्स पर शेयर इंटू पी रेशियो 8 इंटू 17, दैट इज कितना, 136। और अगर हमको थर्ड केस का एमपीएस निकालना पड़ता तो 16 इंटू 11.25 कितना, 180। अब देखो यहाँ पे दुविधा क्या है, दुविधा यहाँ पे ये है कि हम देख पा रहे हैं फर्स्ट केस में मेरा ईपीएस 9.5 रुपया है। सेकेंड सिचुएशन में जब हम इक्विटी और थोड़ा पैसा प्रेफरेंस में लगाएंगे तो मेरा ईपीएस 8 रुपया होगा। और थर्ड केस में जब हम थोड़ा पैसा इक्विटी और थोड़ा पैसा डेट में लगाएंगे तो मेरा ईपीएस 11 रुपया 25 पैसा होगा। तो एक इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि जिस प्लान में मेरा ईपीएस ज्यादा है वही प्लान मेरे लिए बेनिफिशियल है। एज एन इन्वेस्टर तुम क्या सोचोगे, जिस प्लान में तुम्हारा अर्निंग्स ज्यादा होगा वही बेनिफिशियल है। लेकिन देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है, अर्निंग्स तो बढ़ेगा किसका, कंपनी का। मान लो कंपनी का अर्निंग्स बहुत बढ़ गया, लेकिन कंपनी के लिए डिविडेंड देना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। मान लो कंपनी डिविडेंड ही नहीं दिया तो हमको क्या फायदा हुआ फिर। इसका मतलब हम अर्निंग्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर पे। मार्केट प्राइस बढ़ने से मेरा क्या फायदा, सोचो एक शेयर हम परचेज किए थे 20 रुपया में, ठीक है, 20 साल बाद उसका मार्केट प्राइस हो गया 2000 रुपया। 20 रुपये में परचेज किए थे, 2000 रुपया हो गया मार्केट प्राइस। कितना गुना, 100 गुना, 100 टाइम्स मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, है ना। सोचो तुमने 1000 शेयर खरीदा था 20 रुपया करके, तो कितना रुपया लगाया था, 20,000। 1000 शेयर खरीदा था 20 रुपया करके तो कितना रुपया लगाया था, 20,000। ठीक है, अगर वही 20 रुपया वाला शेयर 2000 करके हो जाए, अब थोड़ा सोचो तो कितना रुपया हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 करोड़, 2 करोड़ सारा अमाउंट चेक करो। 20 लाख आ रहा है क्या, हाँ 20 लाख आ रहा है। अरे इतना बड़ा पैसा देख नहीं है ना, तो कभी इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। बैंक में तो आईटी आ जाएगा ना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, क्लियर। इसीलिए हम लोग को फोकस किस पे करेंगे एज एन इन्वेस्टर, मार्केट प्राइस पे। अर्निंग्स किसी का ईपीएस ज्यादा तो इसमें मेरा कोई फायदा, सुनो ध्यान दो। इसलिए हम लोग को एज एन इन्वेस्टर किस पे फोकस करना है, अर्निंग्स पे कि एमपीएस पे। हमेशा याद रखेंगे एमपीएस पे फोकस करो। हम लोग शेयर क्यों खरीदते हैं, मेन रीजन क्या होता है, मेन इंटेंशन क्या होता है, मेन लालच क्या है, डिविडेंड।
डिविडेंड छोटा मोटा लालच है, इस सब लालच के शेयर नहीं खरीदते। तब बैंक में रखते हो पैसा, इंटरेस्ट मिलता, थोड़ा बहुत सेफ भी रहता। इतना बड़ा रिस्क लेंगे और डिविडेंड के लालच में, लालच क्या होता है सबका, कैपिटल एप्रिसिएशन, ताकि मेरा शेयर का प्राइस बढ़े, है ना। तो मेन मोटिव ऑफ एन इन्वेस्टर इज टू गेट कैपिटल एप्रिसिएशन, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर मेरा शेयर का प्राइस बढ़े, दिस इज द मेन मोटिव। इसलिए हम लोग एज एन इन्वेस्टर किस पे फोकस करेंगे, जिस भी कंपनी का शेयर परचेज करेंगे जिसका मार्केट प्राइस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। तुम देखा होगा ऐप में दिखाते रहते हैं कि मार्केट प्राइस का ग्राफ बना हुआ है, और ग्राफ देख के लोग शेयर परचेज करते हैं, जिससे हमको पीछे का आइडिया मिलता है कि क्या स्थिति था पहले और क्या स्थिति अभी हो गया, या फिर क्या स्थिति था और क्या स्थिति हो गया। इससे हम लोग को एक जनरल रफ आइडिया मिलता है। फ्यूचर को तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उसको हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ है तो शायद फ्यूचर में भी वैसा वैसा ही होगा, ठीक है। इसलिए एज एन इन्वेस्टर हम लोग किस पे फोकस करेंगे, अर्निंग्स पे या फिर एमपीएस पे। तो तुम बताओ वाई का आंसर तुम क्या लिखोगे, किसको रेकमेंड करोगे तुम, फाइनेंशियल प्लान को या इक्विटी डेट प्लान को। हम लोग किसको रेकमेंड करेंगे, इक्विटी प्लान को। रीजन क्या देंगे, इंग्लिश में रीजन लिखना पड़ेगा ना, वाई। As MPS is the highest of the three available alternatives, so an investor should opt for equity plan. इन तीनों ऑल्टरनेटिव में सबसे ज्यादा एमपीएस किसका है, फर्स्ट प्लान का, तो उसको ही लेना है, ठीक है। अर्निंग्स के पीछे नहीं भागना है, अर्निंग्स किसका, कंपनी का, और उसके लिए डिविडेंड देना ऑप्शनल की कंपलसरी, ऑप्शनल। बहुत सारे कंपनी होता है ना 10-10 साल तक डिविडेंड नहीं देता है, ठीक है, कभी अच्छा लगता है तो दे देता है, तो कंपनी के लिए डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो स्टार्ट करते हैं हम, देखो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल प्लान्स वुड यू रेकमेंड एंड व्हाई। तुम बताओ ये एग्जाम में इसका क्या करना है, इसमें हम लोग को एमपीएस निकालना है ना, तो दो चीज दिया उसको खाली देके मल्टीप्लाई करना है, और इसके लिए 5 मार्क्स दिया है। तो एफएम इज वेरी इजी, ठीक है। एफएम में तुम हाईली स्कोर कर सकते हो, हेवी स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 80 आउट ऑफ 80 ना भी आए तो 80 में 70 ऊपर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 80 में 70 के ऊपर बिल्कुल आ सकता है, मोर देन 70, ठीक है। ध्यान देते हैं, सम नंबर 17, तो हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट शोइंग बेस्ट, या ऑप्टिमम लिखो, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम फाइनेंशियल प्लान। ऑप्टिमम मतलब होता है बेस्ट, ऑप्टिमम फाइनेंशियल प्लान। तो यहां लिख देंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिख देंगे इक्विटी प्लान, यहां लिख देंगे इक्विटी प्रेफरेंस प्लान, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर प्लान। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा पैसा इक्विटी में लगाओ, थोड़ा पैसा प्रेफरेंस शेयर्स में लगाओ, ठीक है। एंड इक्विटी डेट प्लान, मतलब थोड़ा इक्विटी में और थोड़ा डेट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे पॉइंट नंबर ए में अर्निंग्स पर शेयर, जो कि दिया हुआ है, ब्रैकेट में इन रुपीस पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर ब्रैकेट में इन रुपीस पर शेयर कितना है, 9.5 रुपया, इधर पे 8 रुपया, इधर पे 11 रुपया 25 पैसा, ये हो जाएगा अर्निंग्स पर शेयर जो दिया हुआ है, ठीक है, ईपीएस। बी में लिख देंगे प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसको हम लोग पीई रेशियो कहते हैं, प्राइस हाइफन अर्निंग, ठीक है। 20 रुपया, 17 रुपया, 16 रुपया। बताओ यहां तक कुछ भी किए कि खाली क्वेश्चन कॉपी किए,
ये तो क्वेश्चन ही कॉपी है, अब सी में आंसर निकल जाएगा और इसका 5 मार्क्स है। एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल आएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर दैट इज एमपीएस, तो ये आ जाएगा ए इंटू बी ब्रैकेट में इन रुपीज। आधा से ज्यादा चैप्टर खत्म हो गया, अभी तक तुमको रियलाइज नहीं हो रहा कि चैप्टर इतना ही है। 9.5 इंटू 20, ये कितना आ रहा है 195, ये कितना आ रहा है 136 और ये आ रहा है 180। नीचे लिख दो कमेंट, कौन सा 190 आएगा 190, ठीक है। तो कमेंट में लिख देंगे a prospective investor, a prospective and rational investor, a prospective and rational investor। prospective मतलब जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने वाला है, रैशनल मतलब जो समझदार इंसान है, बुद्धिमान इंसान है। रैशनल तुमने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स पढ़े हो ना रैशनल, रैशनल इंडिविजुअल, क्या बात कर रहे हो। अ प्रोस्पेक्टिव एंड रैशनल इन्वेस्टर would opt for would opt for would opt for equity plan, would opt for equity plan as MPS। A prospective and rational investor would opt for equity plan as MPS। Under such plan, as MPS under such plan is highest of the three available alternatives, is highest of the three available alternatives, of the three available alternatives। दैट्स इट, आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं।